process related to the knowledge, attention, memory, and working memory, judgment and evaluation, reasoning and computation, problem solving and decision making, कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निशन क्या है भाई, जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती है ना, उनका एक सेट होता है। ठीक है, मानसिक क्रियाएं जितनी भी है वो सारी हमारी मेंटल एबिलिटीज, जितनी भी मेंटल एक्टिविटी है या मेंटल एबिलिटीज है, वो सारी की सारी कॉग्निशन के अंदर आती है। चाहे आपके ज्ञान से रिलेटेड हो, ठीक है, नॉलेज से रिलेटेड हो, किसी चीज की अटेंशन से रिलेटेड हो, आपकी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, आपको कोई भी इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएशन का मतलब आपको कोई भी काम करना है उसको ये देखना कि सही किया है या नहीं किया है, इवेल्युएशन करना, कॉम्प्रीहेंशंस, लैंग्वेज की जो भी प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें क्या है हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड होती है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। ह्यूमन कॉग्निशन इज अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, concrete or abstract as well as intuitive like knowledge of a language and conceptual। इसने ये बताया है कि जो हम ह्यूमन का जो कॉग्निशन होता है, यानी कि हमारा जो संज्ञान होता है, वो क्या है, चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही होता है हमारा। ठीक है, कॉन्शियस माइंड भी होता है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी इसमें शामिल होता है। कुछ चीजें क्या होता है, कॉन्क्रीट अमूर्त होती है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, कुछ मूर्त होती है और कुछ अमूर्त होती है। ठीक है, अब इसने बताया है, और क्या बताया है इसने, ये हमारा जो क्या है, जो हमारा कॉग्निशन है, वो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, हमारी बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। एक टीचर को क्या है, टीचर को शिक्षा हर एक बालक को बौद्धिक योग्यता अनुसार, यानी कि हर एक बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, अतः अपने शिक्षण को बुद्धि लब्धि के अनुसार बालकों के अनुकूल बना देना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ना, तो उसको कैसा बन जाना चाहिए, बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा ना, तो उनको तब तक समझाओ जब तक बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो कोई ध्यान नहीं दिया है, बालकों के उच्च श्रेणी या निम्न श्रेणी में आते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे बालकों को साधारण बालकों की श्रेणी में नहीं मानते हैं, स्पर्धा को करने और भावना करने। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए अगर हम सबको एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे कुछ ऑटिस्टिक हो गए या कुछ थोड़ी जिनकी आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, अगर उनको एक साथ पढ़ाएंगे तो उनके कुछ समझ में नहीं, और उल्टा उनको क्या है, ये फील होगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कुछ कमी है। तो क्या है, इसने ये बताया है कि जो एक क्लास में जो टीचर है, उसको अपना रवैया इस तरीके का बनाना चाहिए कि वह हर एक बच्चे को इजीली समझा सके। ठीक है, तो ये था आपका कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होती है उनका सेट होता है, जितने भी हम मेंटल से अपने दिमाग से जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो हमारा कॉग्निशन के अंदर आता है। समझ में आ गया भाई कॉग्निशन वाली टर्म? मैम ये विजिबल नॉन विजिबल दोनों होगा? हाँ बेटा, इसमें दोनों लिखा है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में नहीं पढ़ा आज मैंने। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बोला है। कुछ चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है और कुछ चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है। वो नहीं मैम, वो नहीं, मतलब कि कॉग्निटिव जो होता है उसको हम देख सकते हैं या नहीं? अमूर्त होता है बेटा, अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट अमूर्त होता है, दिमाग हमारा मतलब दिखाई इसको देख नहीं सकते हैं? हाँ जी, देख नहीं सकते। मैम ये वैसे कौन सा मैम पेज नंबर पे है? मैम क्या? जैसे कोई हम काम करते हैं तो वो कॉग्निटिव मतलब तो एक तरह से ये हो गया ना कि हमारी किसी भी क्रिया को करने का जो तरीका होता है उसको हम बेटा इसने ये बोला है कि कॉग्निशन है जिसमें फिजिकल हमारी एक्शन में लाते हैं तो में शामिल होती हैं। ठीक है, तो कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि दिमाग से रिलेटेड जो भी काम करते हैं वो हमारा कॉग्निशन होता है। ठीक है, तो उसमें आप जो भी काम कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, कुछ भी, यानी कि अपने माइंड का यूज कर रहे हो आप। तो मैम प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको तो हम देख सकते हैं। क्या? अगर हम प्रॉब्लम कोई सॉल्व करते हैं तो उसको तो हम देख सकते हैं, बट आपने तो बोला कि नहीं, उसको नहीं देखा जा सकता है। नहीं बेटा, इसने एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है। नहीं समझी मैम। मैम वैल्यू जो भी होता है मेरा, उसको तो हम करेंगे तो दिखेगा ही ना।
बेटा काम तो जो करोगे वो तो दिखेगा। इसने ये बोला है कि हमारी कॉग्निशन के अंदर जितनी भी मेंटल एक्टिविटी को शामिल किया है। अब आप दिमाग में सोच रहे हो, मुझे थोड़ी ना पता लग रहा आप सोच रहे हो, आप तो करके दिखा रहे हो उसको, वो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो दोनों होगा ना मैम, विजिबल नॉन विजिबल। मेरे अकॉर्डिंग तो मेंटल जितनी भी एक्टिविटी होती है वे अमूर्त होती है, ठीक है, हमारे माइंड की एक्टिविटी में दिखाई देती। हाँ, जो हम फिजिकल वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, हाँ वो दिमाग की क्रियाएं, हम अंदर से क्या पता लग रहा है कि हमारा माइंड क्या सोच रहा है। तो ऑप्शन में मैम दोनों आएगा तो क्या करेंगे? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। अब आगे चलो, किस किस ने टॉपिक पढ़ा था? किसी ने पढ़ा था? अगर यस सबने मैम। पढ़ा हो तो मैं जी मैम। अगले टॉपिक पे यस मैम, पढ़े थे। पढ़ा था। यस मैम। जी मैम। तो ये था कोग्निशन का, और इसमें इसने बताया है कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन कोग्निशन, कि एक व्यक्ति के संज्ञान में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हेरिडिटी आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है भाई हमारे उस पे, जेंडर डिफरेंस बता रखा है, कल्चर, प्लेस इन फैमिली, इंटेलिजेंस, सेक्सुअल, प्योर एयर एंड लाइट, डिजीज एंड बाउंड स्पीसीज, सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स, न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ यस चुके हो मैम। ना। यही हाँ चीजें जी। दोबारा से रिपीट होती हैं। और ये इस इसमें नहीं, जितने भी पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट पॉइंटों में ये पॉइंट मिलेंगे, डिफरेंस के अलग अलग कारण, सभी में यही पॉइंट है। उसमें क्या है, जैसे ही मान लीजिए आप इंटरेस्ट का लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग लिख देना इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है। अब आगे आते हैं हम इंटरेस्ट। अब ये पॉइंट मेरे को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि हेरिडिटी का कैसे इफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आज ये सेकंड, व्हाट इज द इंटरेस्ट, रुचि क्या होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करने में एक टीचर का क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। देखो भाई, ये बात तो अभी टीचर ही एक ऐसा होता है जो आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट भी कर सकता है और किसी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट खत्म भी कर सकता है, ठीक है। ये हमारा वे ऑफ टीचिंग होता है, जिससे क्या है, कई बच्चे को लगता है ना ये टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाता है, इसके पढ़ाने में हमें मजा आता है, क्योंकि वो चीज आपको समझ आती है। तो जो चीज आपको समझ आती है उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे लगते हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, तो उनका इंटरेस्ट आप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पढ़ना है, रोल ऑफ टीचर, इंटरेस्ट क्या होता है और टीचर का क्या रोल होता है हमारा इंटरेस्ट को क्रिएट करने में, ठीक है भाई। और ये भाई अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ता है टीचर का। मैं बताती हूँ, मैं ये लगा लो 10th में थी तब मेरे को साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, साइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो टीचर इतने डंडे मारते थे, इतने डंडे मारते थे। और ये नहीं कि मैं कमजोर थी, साइंस में मेरे 85 मार्क्स आए थे, लेकिन मैंने नहीं ली साइंस आगे, क्योंकि सर से इतना डर लगता था ना, जिंदगी में कभी साइंस ही नहीं लेनी। हाँ, मैथ मेरा बिल्कुल फेवरेट बन गया था, वो भी क्या है, एक टीचर के ऊपर, क्योंकि मैथ वाले टीचर बड़े सॉफ्ट थे और बिल्कुल अच्छे से समझाते थे, और मैथ में हमारा इंटरेस्ट बड़ा अच्छा बन गया। तो भाई देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि एक टीचर हमारे इंटरेस्ट को क्रिएट भी कर सकता है और हमारे इंटरेस्ट को खत्म भी कर सकता है। मतलब इंटरेस्ट लर्निंग पे डिपेंड करता है मैम ना। हाँ जी, समझ में। तो ये अब हम इस क्वेश्चन के जरिए पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा और एक टीचर का क्या रोल होता है आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने में। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है व्यक्ति की पसंद से होता है, कि एक व्यक्ति को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति जिस वस्तु को पसंद करता है उसी की ओर अट्रैक्ट होता है, तो हम उसे कहते हैं कि इसका इसमें इंटरेस्ट है। परंतु अगर हम साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो इंटरेस्ट मनुष्य की एक मानसिक संरचना है जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया आदि से स्वाभाविक रूप से जोड़ती है। वह उसकी ओर स्वाभाविक रूप से अट्रैक्ट होता है और उसकी ओर स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान केंद्रित
करता है। यहाँ पर इंटरेस्ट बताया कि सभी व्यक्ति में जो इंटरेस्ट होता है सबका अलग अलग होता है, और मैच्योरिटी के साथ साथ क्या है, जितनी भी हमारे क्या है इंटरेस्ट है, हम मैच्योरिटी के साथ साथ अपना लेते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं हमें बिल्कुल अच्छे से पता लग जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस तरफ मेरा रुझान है, मेरी रुचि है। यहाँ पर इंटरेस्ट शब्द है, ये हिंदी का रूपांतर है। इंटरेस्ट शब्द लेटिन भाषा के इंटरेस्टी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इट मेक ए डिफरेंट या इट्स मैटर। यानी कि हम कह रहे हैं क्या है, इट मेक ए डिफरेंस, जो हमें अलग बनाता है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस चीज से हमें फर्क पड़ता है या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है वह हमारे उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और जिस चीज से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो, उनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एक मोटिवेशन होता है जो एक व्यक्ति वस्तु या किसी भी एक्टिविटी की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करता है। अगर हम सिंपल वर्डों में समझे तो इंटरेस्ट क्या होता है, हमारी पसंद। ठीक है, कि एक व्यक्ति की पसंद किसी वस्तु को लेकर या किसी और चीज को लेकर उसके इंटरेस्ट को शो करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है हमारा इंटरेस्ट का मीनिंग हो गया क्लियर, रुचि, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है एक व्यक्ति का होता है, व्यक्ति का शिखर गुण होता है। ठीक है, इंटरेस्ट इज द स्टेबल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, इंटरेस्ट इज फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। यानी कि इंटरेस्ट क्या बताया गया है, हमारे किसी भी वस्तु के प्रति हमारे फेवरेबल एटीट्यूड को दिखाता है इंटरेस्ट is such a fixed mental system which keep work in progress with maintaining concentration of attention. इंटरेस्ट वह मानसिक सिस्टम है हमारा जो क्या करता है, किसी भी काम के ऊपर हम कंसंट्रेट से उस चीज को करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट, हमारी पसंद। अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो हमारी पसंद, जो चीज हमें पसंद है वही हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है एक बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने में। देखिए भाई, टीचर को उस विषय के उद्देश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट कर देने चाहिए जिसे वो पढ़ाने जा रहा है। एक तो क्या, सबसे पहले टीचर को क्या कर देने चाहिए, जो सब्जेक्ट उससे पढ़ाना है ना उसका ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए कि भाई हमें इसमें क्या क्या हमें पढ़ाना है, क्या क्या हमारा आएगा। ठीक है, ताकि बच्चे को पहले ही पता लग जाए कि भाई मेरे बुक में ये बुक टीचर पढ़ाएगा। मान लीजिए साइंस की बुक पढ़ा रहा है तो टीचर साइंस की बुक पढ़ाएगा, साइंस में इतने चैप्टर है, मतलब ऑल ओवर उसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर मान लो मैं क्लास में आ गई, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं पढ़ा रही, मैं बोल के चली जाऊंगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जब भी टीचर पढ़ाने आ रहा है आपको तो वो सबसे पहले वो बच्चे को ऑब्जेक्टिव बताए कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है जो भी आपका विषय वस्तु है, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसको सही ढंग से चुनना। तीसरा, जो है टीचिंग मेथड जो बना रहा है वह भी अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चों को इसी ये बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बच्चे के जो भी टीचिंग के लिए है उचित जगह का चुनाव, अगर हमारा एनवायरनमेंट है वो भी उचित होना चाहिए, और जो हमारी लर्निंग की जो भी सिचुएशन उसमें बच्चे के प्रवृत्तियों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बच्चे के जो एटीट्यूड्स है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि लर्निंग की जहाँ पर सिचुएशन है वहां पर हम बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली एक सेंट्रल पावर होती है। हमारे सभी प्रयत्नों का लक्ष्य विद्यार्थी को सीखने के प्रति रुचि विकसित करना है, यानी कि मेन यहाँ पर ये बताया गया है कि टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि बच्चे को कि सीखना है, सीखने के प्रति उसके अंदर लगन पैदा करनी है, हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। रुचि बच्चे को केवल सीखने में ही सहायता नहीं करती बल्कि उसका जो देखने का सोचने का जो नजरिया है उसमें भी कहीं हद तक क्या करती है, बदलाव करती है। ये उनके व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में निर्देशित करती है, यानी कि ये क्या करती है, टीचर जब आपकी हेल्प करता है तो क्या है, निर्माण कोई भी चीज है उसकी तरफ क्या है, गाइडलाइंस की तरह काम करती है। ठीक है, तो टीचर का क्या क्या रोल बताया गया है भाई, सबसे पहले तो उसे जो वह विषय पढ़ा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाने चाहिए। दूसरा, जो भी सिलेबस है उसको अच्छे ढंग से बच्चों को समझाना चाहिए। एक टीचिंग मेथड है बहुत अच्छे से क्या है चुनाव करना चाहिए। मान लीजिए मैं नर्सरी क्लास को पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे लेक्चर देकर चली जाऊंगी, बच्चों के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। छोटे बच्चों को क्या मैं एक्टिविटी के जरिए सिखाऊंगी, या फिर मैं पोयम उसको प्रोजेक्टर पे पोयम देख के सिखाऊंगी, डांस वगैरह करवाऊंगी, ऐसे खेल खेल में बच्चे को सिखाया। तो हमें यहाँ पर क्या है, बच्चे के लिए उचित विधि का चुनाव करना भी जरूरी, टीचिंग जो मेथड है वो भी उचित होना चाहिए।
और क्या है, जो लर्निंग की सिचुएशन है, ये स्थितियां हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छे होने चाहिए। अब मैं देखो रोड पे बिठा के तो उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कभी कहीं से आवाज आएगी, कभी कहीं से आवाज आएगी। तो बच्चों का जो क्लासरूम है ऐसी जगह हो जहां पर क्या है, शोर शराबा कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा क्या है, टीचर क्या है, रोल क्रिएट, टीचर का रोल है जो वह बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है भैया आपका करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक मीनिंग क्लियर है ना। अब मैं करेक्टरिस्टिक्स पे चल रही हूँ, मीनिंग क्लियर ना हो तो बोल देना, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या बताया गया है, हमारा इंटरेस्ट हमारी नीड्स, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों में बहुत ज्यादा संबंधित होता है। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है वह हमारी जो भी इच्छा है, हमारा जो भी गोल है उससे रिलेटेड होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, हमें क्या देता है, एक अभिप्रेरक शक्ति होती है, हमारा एक मोटिवेटर होता है। ठीक है, मोटिवेटर मतलब हमें किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है, हमारे अंदर एक ललक होती है, भाई हमें ये काम करना है। वो काम कब करोगे आप खत्म, जब आपकी उस काम में रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा। अब इस क्लास को वही बच्चा सुनेगा जिसको इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो चला जाएगा लेफ्ट करके। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, जो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट और अटेंशन का भी गहरा संबंध होता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो उस चीज को ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखेगा। आगे इंटरेस्ट क्या है, हमारे जन्मजात भी हो सकते हैं और हम अर्जित भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट रुचि क्या है हमारी, हो सकता है किसी काम में हमें जन्म से उस काम में रुचि हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्वायर भी हम कर सकते हैं। रुचि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत अर्थ प्रदान करती है। इंटरेस्ट होने के कारण हम सभी वस्तुओं को उसी इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य कर, अगर हम ना अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं ना, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से, बड़ी संतुष्टि से करते हैं, और काम करके भी हमें संतुष्टि मिलती है। जो काम आप जबरदस्ती करते हो ना, आप काम खत्म कर देते हो, लेकिन उस काम को करने के बाद भी आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम अपने इंटरेस्ट से कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस काम से क्या होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, और हम थकते नहीं है। ये बात देख लेना, तुम्हारे सामने कितना ही काम, अगर तुम इंटरेस्ट लेकर वो काम करे ना तो तुम्हें काम बड़ा नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती कोई काम करे तो वो काम क्या है, आपको बोझ लगेगा। ठीक है, अब है हमारा टाइप ऑफ है, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई इंटरेस्ट की, नहीं आएगा तो बता दो, फिर मैं आ रही हूं आपके टाइप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है, क्लास में पूछेंगे मैम इस टॉपिक के बाद। ओके जी ओके। अब आ गया आपका टाइप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन्होंने 3 प्रकार का बताया है यहाँ पर, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, इंग्लिश मीडियम में 2 ही बताए हैं, इनबोर्न और डिराइव्ड। इंग्लिश मीडियम में ओनली 2 टाइप बताए हैं, एक तो जन्मजात और एक एक्वायर्ड, अर्जित किया हुआ इंटरेस्ट। और इसमें 3 बताए हैं आपकी इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, इनबोर्न इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्रॉम क्वालिटी व्यू पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इनबोर्न इंटरेस्ट। जन्मजात इंटरेस्ट वे इंटरेस्ट होते हैं जो बालक के जन्म के साथ ही पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसे रुचियां, ऐसा इंटरेस्ट प्राकृतिक रूप से हमें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें हमें स्वाभाविक रुचि, इसमें क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग से ही उस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे बालक के मन में सेवा करना, माता का स्वाभाविक है, क्या है, माता की स्वाभाविक रुचि होती है। किसी किसी अध्यापक की बाल्य काल से अध्यापन में रुचि होती है। ऐसा खेल, अभिनय, गायन आदि सभी क्षेत्रों में होता है। और जो इस क्षेत्र में से देखो भाई, इनबोर्न किसी काम में ना हमारी बचपन से ही क्या होती है, इंटरेस्ट होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बचपन में ना ड्राइंग करने में बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा मजा आता है उनका। ठीक है, तो वो क्या, उनका जन्मजात इंटरेस्ट है। ठीक है, कि कोई काम क्या है, हम अब देखो एक बच्चा है, अपने मन से सेवा करना माता की स्वाभाविक रुचि होती है। जैसे बालक की अपने बच्चे की सेवा करना एक मम्मी का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि अपने बच्चे को कोई भी तकलीफ ना होने दे। तो ये क्या है, उसका जन्मजात है। तो किसी भी अध्यापक का, मान लीजिए कोई भी टीचर है, एक बच्चा ऐसा है कि जिसको आगे टीचर बनना, स्टार्टिंग से ही उसकी टीचिंग में क्या हो जाती है, रुचि हो जाती है। आगे है एक्वायर्ड इंटरेस्ट। एक्वायर्ड इंटरेस्ट वह होता है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से, अपने आचरण से और अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से, अपनी फीलिंग से और अपने
कौशल के माध्यम से क्या करता है, उसको एक्वायर करता है। इस इंटरेस्ट के कारण ही व्यक्ति किसी कार्य विशेष में क्या हो जाता है, वह एफिशिएंट बन जाता है और कार्य को तुरंत कर डालता है। जिसे आपके साइकोलॉजिस्ट अपनी कुशलता के माध्यम से किसी को देखकर उसके मनोभाव को तुरंत भाप लेते हैं, और ऐसे ही अनपढ़ मैकेनिक भी गाड़ी की खराबी को तुरंत पकड़ लेते हैं और उसे ठीक कर डालते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्वायर्ड किया हुआ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, जो आपने सीखा है अपने कौशल से, जिसे सीखा है। अब मान लीजिए आप चाहते थे कि मेरी टीचिंग में जॉब लग जाए, ठीक है, टीचिंग में जॉब नहीं लगी, हाँ, लेकिन आपकी वैसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई या किसी भी फील्ड में जॉब लग गई, तो अब आपकी जहां पर जॉब लगी है, आप थोड़े दिन तो चलो आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आती, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के साथ उस काम को सीख जाते, ठीक है, उस काम को सीख जाते तो उसमें माहिर हो जाते, और फिर क्या है, आपको धीरे धीरे उसी काम में आपकी हैबिट हो जाती है, और उसी काम में क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्वायर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि साइकोलॉजिस्ट क्या है, किसी के भी देख के उसके बता देते हैं कि इसके मन में क्या भाव चल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, एक मैकेनिक होता है, मैकेनिक क्या है, उसको देखते ही बता देता है कि गाड़ी में क्या खराबी है। ठीक है, तो ये है आपके एक्वायर्ड इंटरेस्ट। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट फ्रॉम क्वालिटी व्यू पॉइंट। क्वालिटी व्यू पॉइंट में क्या है, गुणात्मक इंटरेस्ट। इसको क्या बोला है इसने, क्वालिटी इंटरेस्ट, यानी कि गुणात्मक इंटरेस्ट वे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये रुचियां हमें केवल इवेल्युएशन के माध्यम से ही हम इसको जान सकते हैं, मापन नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे गुणात्मक होते हैं, देखो मात्रात्मक चीजों को, क्वांटिटेटिव चीजों को हम माप सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव चीजों को हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक रुचियां, किसी का क्या होता है, समाज में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का साइंटिफिक एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और किसी का लिटरेचर वाले। मैम ये डिराइव्ड इंटरेस्ट में आता है, डिराइव्ड का तो मतलब ये होगा ना बेटा, जो डिराइव्ड आपका एक्वायर्ड आ गया बेटा, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, यहाँ पर डिराइव्ड इंटरेस्ट यानी कि एक्वायर्ड इंटरेस्ट। और ये अलग से पॉइंट दिया गया जो आपका इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इंटरेस्ट फॉर क्वालिटेटिव, जो हमारा गुणात्मक इंटरेस्ट है, ये वाला। ठीक है, क्वालिटेटिव इंटरेस्ट में क्या बताया गया है कि ये हमारे लिए जैसे बाकी के इनबोर्न और एक्वायर्ड है, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या सिर्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें गुण रूप में दिखाई देता है। जैसे सामाजिक रुचियां, व्यवसायिक रुचियां, वैज्ञानिक रुचियां, साहित्यिक रुचियां, ये सारे यानी कि सामाजिक कार्यों में किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा किसी बच्चे का बिजनेस में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी का क्या है, साइंटिफिक की जो भी रिसर्च होती है उसमें इंटरेस्ट होता है, और किसी का लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखो भाई, एक तो आपकी इंटेलिजेंसी आपके इंटरेस्ट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। एज, सेक्स, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, कल्चरल इन्वायरमेंट, विसीज, आइडल, स्कूल कैरिकुलम एंड वोकेशन। इंटेलिजेंसी, किसी भी व्यक्ति में आईक्यू न केवल इंटरेस्ट को अपितु हमारे जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है और प्रत्येक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। यानी कि हमारी इंटेलिजेंसी या हमारा जो आईक्यू लेवल है वो हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। इंटेलिजेंसी और इंटरेस्ट में क्या है, कोरिलेशन अधिक पाया जाता है। जैसे अगर किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, किसी के इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो वह बच्चा काम में भी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, उसको जो चीज पसंद है उसमें वह बहुत अधिक रुचि लेता है। ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है वो सीधा सीधा कार्य करना पसंद करते हैं। ठीक है, जिसमें कम से कम झंझट हो, ठीक है, और बस जो उसके सिर्फ कर सकता हो, उसे एक्स्ट्रा काम में वह इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, तो ये था हमारा इंटेलिजेंसी। उसके बाद एज, इंटरेस्ट पर प्रभाव आयु का भी हमें क्या, हमारी एज का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे, व्यक्ति का इंटरेस्ट, देखो भाई जब हम छोटे थे ना, हमें कार्टून देखना पसंद था। ठीक है, जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, सबसे पहले तो देखो बच्चों को क्या, ये पेपा पिग और ये देखते हैं आजकल। तो उसके बाद थोड़े से बड़े होंगे तो वो रुद्रा देखने लग जाते हैं, थोड़े और बढ़ेंगे मूवी देखना स्टार्ट कर देंगे, सीरियल देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट का भी हमारे ऊपर, अब जैसे हम बचपन में खेलते थे, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए तो भाई अब हम नहीं खेलते। ठीक है, तो ये भी क्या, हमारा एज का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
अब इसने बताया है नेक्स्ट सेक्स, अगर हम रिसर्च की निकालें बात तो ये बात सामने आई है कि जो गर्ल्स है जो बॉयज हैं उनकी रुचियों में सह संबंध कम पाया जाता है। जैसे लड़कियां लड़कों की अपेक्षा सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही है। आप देख लेना अपने घर में छोटा या तो बेटा हो या बेटी, मतलब कोई भी बच्चा हो, लड़का या लड़की, लड़की ना बहुत जल्दी घर के काम करना सीखती है। अपनी मम्मी के साथ साथ मम्मी जो काम करती है मम्मी मैं भी करूँ, झाड़ू उठाए मिलती है, लेकिन लड़कों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमारा क्या है, जेंडर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्या है, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है स्कूल में उसमें लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, लड़के थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। लड़कियां घर के काम करना ज्यादा पसंद करती हैं, लड़के घर के काम करना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। लड़के घर से बाहर रहना उनको ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद आती है फिजिकल डेवलपमेंट। जो बालक का जो इंटरेस्ट है उसका स्वास्थ्य का भी, भाई जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है या जो उसकी हेल्थ है उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब बच्चे की रुचि तो है लेकिन वह बच्चे की रुचि है लेकिन वह क्या है, बीमार हो गया। एक बच्चा क्या है, कल्चरल एक्टिविटी में स्कूल में पार्टिसिपेट करना चाहता था लेकिन क्या हो गया, बीमार हो गया, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार उसके इंटरेस्ट में उसकी हेल्थ का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सोशल लेवल, सामाजिक लेवल, बालक की जो सोशल लेवल है यदि अच्छी नहीं है तो उसका इंटरेस्ट किसी कार्य में नहीं लगेगा। ठीक है, सामाजिक स्तर यदि अच्छा है तो बालक के इंटरेस्ट को विकसित करने में सहायक होते हैं। सोशल लेवल, यहाँ पर सोशल लेवल का इसने बताया है कि अगर सोशल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी रुचि किसी कार्य, भाई देखो ये तो मुझे पॉइंट यहाँ पर ठीक नहीं लगा कि सोशल लेवल का इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन या कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी वह बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, आगे है आपका कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट का भी हमारी रुचि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब आप ये देख लो, ये देखो अगर किसी के घर में धार्मिक वातावरण है, ठीक है, घर में पूजा पाठ ज्यादा होती है तो बच्चे का इंटरेस्ट भी उसकी तरफ होता है। ठीक है, कि बच्चा बचपन से क्या पूजा पाठ देख रहा है तो वह भी करना सीख जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण है यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे, जो हमारा कल्चर है उसके अंदर हमारी रुचि क्रिएट हो जाती है। आगे है आपकी विशेष इच्छाएं। हमारे मस्तिष्क में जैसी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमारे अंदर इंटरेस्ट को कम या ज्यादा करती है। मान लीजिए मेरे को कोई पेपर क्रैक करना है, ठीक है, तो मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट मेरे को ये है कि मेरे को ये इस साल जॉब लेनी ही लेनी है गवर्नमेंट, तो मैं भाई जी जान लगा के पढ़ूंगी, इंटरेस्ट क्रिएट करूंगी। जब मुझे पता भाई चल रहा है अपना तो काम, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगी। ठीक है, तो जो हमारी इच्छाएं है ना, तो हम कुछ इंटरेस्ट हमारी इच्छा के कारण भी क्या होता है, क्रिएट होता है। आइडल, तो हमारे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है आइडल। बालक के जीवन में कुछ आइडल होते हैं, अर्थात वह किसी को अपना आदर्श मानता है और स्वयं भी उसके जैसा बनना चाहता है। जब वह बच्चा उस किसी चीज को आइडल मानता है तो उसी की तरह ठीक है आना स्वाभाविक, स्वयं भी वैसा ही बनना चाहता है, तो अपने आइडल के अकॉर्डिंग हमारी रुचि कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्कूल कैरिकुलम। बालक के क्या है, जो माइंड पर है उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है वह भी बहुत प्रभाव डालती है। बच्चे को विद्यालय में जैसी शिक्षा मिलती है उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट कम या ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए स्कूल में अगर हम बच्चों को देशभक्ति की कहानियां सुनाते हैं तो इन कहानियों से वीर शिवाजी जैसे तैयार हो पाए, और पाठ्यक्रम बालकों को पढ़ाएंगे वैसा ही बालक तैयार, इनके जैसी चीजें हम पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चा वैसे ही तैयार होगा। अगर हम बच्चों को अपने देश के प्रति प्यार करना सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, देश के प्रति प्यार करेगा। अगर बच्चे को हम क्या है, देश के विरुद्ध सिखाएंगे तो बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो इन्होंने यही बताया है, अगर हम स्कूलों में बच्चे को देशभक्ति की कहानियां सुनाते हैं तो क्या है, बच्चे के अंदर भी अपने देश के प्रति एक जज्बा क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे जीजाबाई अपने क्या था, वीर शिवाजी जब छोटे से थे तो उनको क्या है, कहानियां सुनाती थी, देशभक्ति की कहानियां सुनाती थी। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके मन में भी अपने देश के प्रति बहुत प्रेम पैदा हो गया, और उस टाइम पर जो मुगल उनके प्रति क्या हो गया, मुगल या अंग्रेज जो भी थे उनके प्रति उनके मन में विरोध की भावना पैदा हुई। ठीक है, उस टाइम पे मुगल थे। तो ये थे हमारे जो हमारे इंटरेस्ट पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, एजुकेशन इंपोर्टेंस, और भाई एजुकेशनल रुचियों का शैक्षणिक महत्व, भाई इंटरेस्ट का हमारा एजुकेशनल इंपोर्टेंस क्यों है, शिक्षा के क्षेत्र में भाई इंटरेस्ट होना
क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अंदर इंटरेस्ट होगा तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो मैं जबरदस्ती कोई नहीं पढ़ा सकता हमें, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्ट का पॉइंट। इसके बाद हम करेंगे कोग्निटिव हो गया है, इंटरेस्ट हो गया है, अब हम करेंगे एप्टीट्यूड वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक किसी का मैम अब कोई मेरा क्वेश्चन है। बोल भाई। मैम आप परेशान होते हैं क्या मेरे क्वेश्चन से? एक्सप्रेशन से दिख रहा है। नहीं वो पता है ना, ज्यादा टाइम चला जाता है। हाँ बोलो। नहीं, जैसे ये था कि मैम ये पूछ रहे थे कि इंटरेस्ट और ये जो हैबिट और अट्रैक्शन या लाइक है, ये चारों शब्द एक दूसरे का सिनोनिम्स है या थोड़ा भी डिफरेंट कर देते हैं? अच्छा, मतलब इंटरेस्ट का जो स्टार्टिंग में बता दो, फिर से बता दो। नो मैम नो, मतलब मेरा कहना है जैसे इंटरेस्ट, हैबिट, लाइक और अट्रैक्शन चारों सिनोनिम, मतलब चारों पर्यायवाची है या चारों में फर्क है, ये बता देते हैं। अच्छा अच्छा, सिनोनियम है या एंटोनियम है। इन्होंने ये बोला कि आपने बोला इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, यानी कि जिस चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट होगा ना तो अट्रैक्शन भी हमारा उसी तरफ जाएगा, ठीक है। अब मेरा मान लीजिए पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो मेरा अट्रैक्शन, मान लो मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे कोई भी नई बुक दिखती है तो मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिनोनियम है और कि दूसरा मैम हैबिट। जिस चीज में आपकी रुचि है, आपका ध्यान, अटेंशन भी आपकी उसी तरफ जाएगी। हाँ जी बेटा बोलो। जैसे मैम, जैसे कि बहुत बच्चे को मैं ये देखता हूँ कि वो 10th के बाद उनके माइंड में एक ही होता है कि साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आर्ट्स जो होता है वो बेकार सब्जेक्ट है। तो मैम यहाँ पे वो तो बच्चा न कभी उसको पढ़ा है ना वो कभी जाना है, बस वो लोगों के सुनकर बातों में आकर वो अपनी उसको इंटरेस्ट के तौर पे एज ए सब्जेक्ट चुन लेता है। तो मैम यहाँ पे वो हैबिट है या इन्फ्लुएंस है या वो लाइकनेस है या वो एक थॉट प्रोसेस है जो लोगों के सुनकर डिसीजन ले लेना? ये ना सिर्फ लोगों से सुन के डिसीजन लेते हैं बेटा, ठीक है। इन्फ्लुएंस, प्रभावित होकर बच्चों ने क्या है, साइंस ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका इंटरेस्ट उसमें हो। बहुत सारे बच्चे जो साइंस लेके फेल हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट लेके बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या ठीक है, है, इधर स्लो चलता है थोड़ा सा क्योंकि डेटा और भी रखा हुआ है ना इसमें, इस वजह से तो फ्रेमवर्क पूरा क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। और ये फ्रेमवर्क इस तरीके से लोड होगा कि अगर वहां पर डेटा है, मेन फाइल में आपका डेटा है तो यहाँ डेटा शो होगा, ठीक है। वहां पर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, रेट बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट आएगा, सारे काम सही। तो लोड हो जाने दो एक बार प्रॉपर, देन क्या करते हैं इसमें वर्क करते हैं। तो अभी देख लो कितनी एंट्रीज करी है, एक ही एंट्री करी है मैंने इसमें, हाँ एक ही करी है ना। देखो ये पैनल ये ओपन हो क्या गया, बोल कहाँ रहा पर है सर आपकी फाइल, इंपोर्ट डेटा आ रहा है ना इसमें, मैम ये इंपोर्ट कर रहे क्या हैं है? डेटा सर हमारा, कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। डेस्कटॉप में कौन से नाम, किस एक्सप्लेन नाम नहीं से कर सर, रहा भाई, सेल्स ये डेटा के एक्चुअल में नाम से काम हो कर गया। रहा है। मैम मैम सर का एक्सप्लेन माइक कर ऑन रहे हो हैं क्या रखा ये? है, सर का माइक ऑन अरे हो गया है। ठीक है, PRN आ रहा है, TXT आ रहा है, मैम ये CXT आ रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? मैम चेतन सर का तो माइक मैंने ऑन है। क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब लोडिंग हो रही है, क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है सर। लोडिंग मैम पता मे नहीं लग बी रही, फिर चेतन से सर बैकएंड में क्लास ले वर्क रहे चल रहा होंगे, है। उनका माइक ऑन हो क्या हो रहा रखा है, है। बैकएंड में अपना वर्क चल रहा है, चलने दो यहाँ पर। देन यहाँ पर आपके पास पैरामीटर आएगा, गेटिंग डेटा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, ठीक है। गेटिंग डेटा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा, उसके थ्रू मेरे को क्या करना है, इसका यूज करके देखना है। मैम शायद किसी ने जानबूझ के किसी को लिंक शेयर की है। देखो नहीं सर मैम आपका दिख चेतन रहा होगा सर ना थोड़ा सा है ना, उनका लोडिंग। हो सकता है बाय चांस माइक ऑन हो गया है गलती से। वो हाँ क्लास जी। ले रहे होंगे, गलती से हो सकता है माइक ऑन हो गया है। प्रोसेसिंग नहीं, चलने हम दो, पहले आपके लेक्चर पास में ना देखो आपकी डिस्क्राइब फाइल शो करने हो रही के है, लिए भी कर देते थे कुछ इस ऐसे तरीके करके। से आ रही है, कॉमा के थ्रू चेतन अपने सर, सेपरेट कर रहे थे सर। मुझे इसमें कॉलम और भी चाहिए, कहाँ से करेंगे। चेतन मैम सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या इसको बंद करने का? नोट पैड में आपके जाएगा, पास नोट ऑप्शन पैड नहीं में है नहीं मैम? जाना, बेटा नोट मेरे पैड पास पर एक कदम डेटा पर ना, जैसे ठीक है। आपके मुझे जो डेटा चेंज करना है सर, यहीं से चेंज करना है, कैसे करेंगे, जैसे जो इसके एडमिन लिए होते क्या हैं ना करना है, उनके पास ऑप्शन ट्रांसफॉर्म होता डेटा, है क्या मतलब करना है, म्यूट करने का। नहीं, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं, डेटा। गूगल मीट पे नहीं होता ट्रांसफॉर्म मैम। डेटा में सर को चेतन तो किस मैम तरीके आज से यही पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। चेतन सर, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, यूज
कर सकते हो इस टर्म्स में। मैंने क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया सर। ट्रांसफॉर्म डेटा ओपन करते कुछ पैनल ओपन हो रहा है, इसको हम पावर क्वेरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चेतन सर ने पावर हमारे क्वेरी के पास नाम से में जानते रिमूव हैं। कर दो मैम चेतन सर को। पावर क्वेरी, ठीक है। चेतन सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, हमारी क्लास देखो डिस्टर्ब आपका हो रही डेटा है। क्या हो रहा है, लोड हो रहा है यहाँ पर। इसमें ना कंट्रोल Z नहीं होता, मैम आपका आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर। इसमें अप्लाइड मैं स्टेप्स होते हैं। मैम एक आप क्या होते कॉल हैं? करके बोल दीजिए अगर नंबर है अप्लाइड तो। स्टेप्स भी होते हैं। तो अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से जाना पड़ेगा। इसमें कुछ उस टर्म्स में एप्लीकेबल नहीं होता। सब मेरे पास ये कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। मुझे क्या करना है, एक कॉलम और ऐड ऑन करना है। तो एक कॉलम और ऐड ऑन के लिए क्या करेंगे सर हम यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे बताओ? इंसर्ट पैनल दिख रहा है आपको कहीं पे? की प्रोज, की प्रो का कुछ नहीं मतलब दिख क्या रहा है होता है? सर आपका, आप बंद हो जाए। ऑलरेडी जो है उसको रहने दो, रिमूव करना नहीं है सर। चूज कॉलम, गो टू द कॉलम, ठीक है। यहाँ पर पैनल आ रहा है सर, कोई कॉलम यहाँ पर दिख नहीं रहा मेरे को, यही आ रहा है ना। मान लो रेट वाले कॉलम में मैम चला आप गया, मैंने रिमूव ओके कर कर दिया। सकते हो इसको, रेट वाला कॉलम रिमूव पे आ कर गया दो। मैं। सर इससे क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी टर्म्स तो नहीं आ रहे हमारे पास, हाँ। तो मुझे जो करना है बेसिकली, ऐड कॉलम यहाँ पर आ रहा है मेरे पास। मेरा माइक हाँ मैम जवाब देते हैं जो पूछे तो। हाँ जी। या मैम लास्ट में बता दीजिएगा, अगर आप जितना टॉपिक आज पढ़ाना चाहते हो उतना पढ़ा लीजिए, टाइम बचा तो फिर आप समझा दीजिएगा। मैं ये कंप्लीट कराने की सोच रही थी बेटा, क्योंकि एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और वैल्यूज में थोड़ा लंबा टॉपिक हाँ था। पहले आप कंप्लीट करा दीजिए, फिर टाइम बचा तो बताइएगा। अब इंटरेस्ट का हो गया बेटा क्लियर? अभी नहीं हुआ मैम, वैसे आप पहले पढ़ा लीजिए। अच्छा अभी नहीं हुआ क्लियर, तेरा क्या पॉइंट रह गया बता। मैम ये है कि इंटरेस्ट, हैबिट, लाइक, अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस, ये मैम इस शब्दों को थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझा देते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे लगता है ये शब्द सुनने में तो एक है बट लिटिल बिट डिफरेंट है, जिससे कि कंफ्यूजन होता है समटाइम, जैसे देखो कि थॉट हैबिट, प्रोसेस। आपने बोला एक हैबिट बोला, एक आपने अट्रैक्शन बोला, एक इंटरेस्ट लाइक, बोला, चौथा पॉइंट क्या बोला? लाइक अच्छा पसंद, पसंद तो इसमें और यही एक बोला ना, एट्रैक्शन, और एक एट्रैक्शन वो। अट्रैक्शन, अटेंशन। देखो बेटा अट्रैक्शन, अटेंशन, पसंद आपकी सारी क्या है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है ये सारी टर्म, ठीक है। आपकी पसंद सिर्फ आपका इंटरेस्ट है। रुचि क्या है, इसने सबसे पहले ही बताया था, इंटरेस्ट से अभिप्राय व्यक्ति की पसंद से होता है, तो ये तो क्या है, इसका सिनोनियम ही बताया है इसने। अट्रैक्शन भी वही होगा जहां पर आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट उस तरफ है, तो आप जहां भी जाओगे ना, तो मान लो कहीं पे भी आपको सीजीएल का अच्छा लेक्चर दिख गया, तो आप एक बार आपका एग्जाम उस तरफ जाएगा, अट्रैक्शन जाएगा, अटेंशन दोगे आप उस साइड, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी क्या है, आपका, आप क्या बनना चाहते हो, आप सीजीएल में क्या एक अच्छी आईपीएस या वगैरह जो भी रैंक आप चाहते हो, ठीक है, आपकी पसंद है, वो क्या है, आपका इंटरेस्ट ही क्रिएट कर रहा है, आपका इंटरेस्ट ही दिखा रहा है। और बताओ मुझे, और कौन सा पॉइंट बोला था? हैबिट मैम। क्या हैबिट? अच्छा यस हैबिट मैम। तो देखो बेटा, हैबिट ये हो गया, हैबिट में हमारा, जैसे हमारा इंटरेस्ट है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी हैबिट क्रिएट भी हो सकती है। तो हैबिट तो मैं इसमें आपका इंटरेस्ट से मैं सिनोनियम नहीं मान सकती हैबिट को, ठीक है। आदत हमारी अलग चीज है, इंटरेस्ट हमारा अलग चीज है, ठीक है। अब किसी के अंदर क्या है, गलत हैबिट भी होती है, ठीक है, तो उसकी इंटरेस्ट तो नहीं है, कई लोगों की क्या है, रुचि तो नहीं है, लेकिन हैबिट फिर भी शो कर रहा है वो, ठीक है। तो मैम इंटरेस्ट मतलब पॉजिटिव टर्म है, क्या, मतलब इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव टर्म, मतलब कि ये मतलब हाँ सकारात्मक हाँ, विचार है। ये अब देखो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, हम पॉजिटिव टर्म ये बोल सकते हैं आपको। आप अब आपने मुझे उस दिन क्लास में बताया, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप आईपीएस की, सीजीएल नहीं मैम, मैम यूपीएससी। अच्छा हाँ यूपीएससी की मान लो आप तैयारी कर रहे हो, इंटरेस्ट है आपका यूपीएससी की तरफ,
तो आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट है, तो आपके अंदर ये पॉजिटिव मोटिवेटर है आपका कि भाई मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना ही करना है, ये तेरा इंटरेस्ट हो गया। फिर आप उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, खुद ही आपके अंदर मोटिवेशन होगा कि भाई मुझे पढ़ना है। उसके लिए आपको दूसरा बंदा फोर्स नहीं करेगा कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, तेरे मम्मी पापा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट उस तरफ बन चुका है। अब तेरे इंटरनल जो मोटिवेटर है ना, वो आपका इंटरेस्ट आपका इंटरनल मोटिवेटर बनकर आपके सामने आएगा कि भाई मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे तो क्लियर करना है। हो गया बेटा तो क्लियर? मैम कुछ कुछ लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि वो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इन द सेंस कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो कुछ टाइमों तक होता है और फिर वो चेंज हो जाता है, तो वो मैम। थैंक यू बेटा। ये आपका क्या है, मान लो जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो लॉन्ग टर्म का आपका इंटरनल फैक्टर होता है, इंटरनल मोटिवेटर होता है। अगर आप किसी का देख कर, मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी की देख कर ये ले लिया कि मेरे फ्रेंड ने साइंस ली है तो मैं भी साइंस लूंगा, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। फेवरेट तो मैं आज तक जो क्लास तो मैम इसका मतलब मैम कि इंटरेस्ट इज अ वेरिएबल टर्म, वो कभी भी वेरी कर सकता, बदल सकता है, डिपेंड हाँ ऑन सिचुएशन एंड डिमांड, हाँ, प्रॉफिट एंड कुछ भी लॉस। सकता है हमारे इंटरेस्ट में। आज मान लो आज मुझे चाय पीना पसंद है, हो सकता है कि आने वाले समय मुझे कॉफी पीना पसंद हो जाए, चाय को मैं छोड़ दूं, ठीक है। तो भाई हाँ, चेंज हो सकता है इसमें। अब आगे चलो, क्लियर हुआ हो तो बेटे? तो मैम एक सॉरी, वैसे तो मतलब इंटरेस्ट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्थिर नहीं है ये, मतलब सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड पर्सनल फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपका फैमिली, ये सब पे। तब वो इंटरेस्ट आपका अगर स्ट्रांग अगर होता है, अगर ये सब इन्फ्लुएंस अगर आपको फेवरेबल मिलते हैं, अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपका जो एक्वायर्ड इंटरेस्ट आ गया ना इसमें, हम्म। जो इंटरेस्ट आप एक्वायर कर रहे हो, जैसे आपकी मान लीजिए यूपीएससी में जॉब नहीं लगी, आपकी टीचिंग में लग गई, आप टीचर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते आपको उसी चीज का क्या, उसी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है आपका। ओके, तो मैम तो इसका मतलब कि कैसे ये डिसाइड किया जाए, मतलब एज अ पर्सन मैम, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मुझे अगर कैसे डिसाइड करना हो कि मेरा ये चीज इंटरेस्ट है या मेरा ये पैशन है, तो वो कैसे समझे, क्योंकि मैम होता क्या है ना, समटाइम जैसे भी आप हैं, आपको मेरे लिए जैसे मैं आपके लिए एक स्टूडेंट हूँ। मैं मैम जहां तक एक मिनट, ना, जैसे एक सेकेंड, जैसे मैम आपको मैं पसंद आया कि चलो ये अच्छा स्टूडेंट है, बट सम टाइम मैम ये भी होता है कि आप कुछ दिनों बाद आप फिर से आपका डिसीजन चेंज हो गया, आपको लगा कि ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो मैम हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई अच्छा दिखा या अच्छा लगा तो वो तो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं बेटा लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगा, मुझे आज कोई चीज पसंद है कल नहीं होगी। तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो मैम को तुम पसंद नहीं आओगे। अब देखो, अब ह्यूमन बीइंग है हम, हमारा इंटरेस्ट चेंज होता है, एक चीज में इंटरेस्ट कभी भी नहीं टिकता। आप फोन देख लो, आपने आज जो फोन खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने सैमसंग का जो नए चल रहे हैं ना वो फोन खरीदा आपने, आज उसमें आपको इंटरेस्ट, आपको अच्छा लगा, मार्केट में कल नया आ जाएगा आपको वो अच्छा लगेगा। तो मैम तो फिर एक माँ का एक बच्चे के साथ लाइफ टाइम इंटरेस्ट कैसे रहता है? वो बेटा जन्मजात बोला है उसने, कुछ चीजें हमारी जन्मजात होती है। आपकी मम्मी, आप बूढ़े हो जाओगे ना तब भी आपकी मम्मी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेगी, आप प्यार करना छोड़ सकते हो अपनी मदर से, लेकिन एक माँ कभी भी अपने बच्चे से प्यार करना, कभी नफरत नहीं करेगी। एक माँ, आप चाहे कितना भी बुरा कर लेना, वो हमेशा आपका अच्छा सोचेगी। ये क्या है, आपने जब टाइप ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था ना, जन्मजात इंटरेस्ट और आप एक तो इनबोर्न और एक एक्वायर्ड, आपका जो एक्वायर्ड इंटरेस्ट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो जन्मजात इनबोर्न जो इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। तो माँ का प्यार क्या है वो कभी चेंज नहीं होगा अपने बच्चों के लिए। दो बच्चे ना तो दोनों को बराबर रखेगी, ये नहीं कि एक के लिए ज्यादा ले आई एक के लिए कम ले आई। हाँ तो मैम बच्चे अगर पर, मैम अगर नहीं, ऐसा है तो मैम अगर ऐसा है तो फिर एक हमारी सोसाइटी में एक वो देखने को मिलता है पैट्रियार्की, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज, तो मैम उस समय एक माँ डिसीजन क्यों नहीं ले पाती कि मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा है, उसको भी आगे बढ़कर हर चीज में हिस्सेदारी लेना चाहिए, तो मैम उस समय वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है एक माँ का, क्योंकि उनको तो अपना परफॉर्मेंस करना होता है सोसाइटी पे। कई बार ऐसा कि कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है।
मैम आई थिंक मुझे ये लगता है ना कि प्रॉफिट लॉस देखते हैं। जैसे माँ ये सोचती है अगर मैं डिसीजन लूंगी तो कहीं मेरे हस्बैंड मुझे निकाल ना दे, इसलिए वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। और मैम आप बहुत प्लीज सारी आगे कंटिन्यू फीमेल करो प्लीज। जब तुमको सब पता है तो फालतू का मैम टाइम हमारे क्यों पास वेस्ट कर एक ही रहे हो? नहीं टॉपिक पता थोड़ी है, नहीं एक है एक मुझे, बस ये एक 5 अरे तो शब्द में पर्सनल डाउट टाइम था। फालतू मोटिव था, तुम उसी टाइम पे इतना वेस्ट कर रहे हो। फोकस कर रहे हैं। वेस्ट नहीं मैम, ये ये 5 वर्ड में थोड़ा डाउट था, इन लोग को मैं लग तो रहा हो। छोटे क्योंकि बच्चे सब बता एग्जाम देंगे। के लिए जो रोज रोज इम्पोर्टेंट है ऐसे उस पर करते हैं ज्यादा यार, ये फोकस रोज करना चाहिए, ऐसे तो एक करते हैं, पॉइंट टाइम पकड़ के वेस्ट बैठ होता है, जाते हैं, क्लास उसी के भी नहीं ऊपर दे ध्यान दे पाते रहे हैं। हैं बस। यार यूपीएससी क्लास ए, रोज का मेरा ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यू गलत जा था रहा है, क्या मेरे मैम? को इरिटेटिंग हो जा रहा है अरे पूरा। तुम्हारा क्वेश्चन तो इतना इजी है कि वो क्वेश्चन पूछने लायक ही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा क्लास का टाइम ही ले लो, क्लास लेने का भी तो टाइम होना चाहिए ना। सॉरी भाई सॉरी। मैम से वैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भी लास्ट में मैं पूछ अरे लूं, मैम क्वेश्चन तो बोला था क्वेश्चन पूछ लायक सकते हो तो ना। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन लायक हो तो तो ना, मैम तुम्हारा मैं तो ना क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन लायक ही मैम नहीं लेट्स रहता है। कंटिन्यू द क्लास। हैं। मैम क्वेश्चन आगे गलत था चलते क्या? हैं। हाँ, गलत मैम हो आप अरे नहीं, बता बेटा, के रख वो थोड़ी दीजिए। होता है, ऐसे होता है वैसे होता है ये वो। अरे ये तो तुम खुद भी समझ सकते हो, इसमें मैम की क्या जरूरत है? कंफ्यूजन था, आप लोग समझते ये पांचों शब्द एक जैसा है अगर या तुम आपको अगर क्लियर था? अगर कंफ्यूजन तुमको रहता ना तो तुम फिर से उसका आंसर नहीं देते, तुम आंसर भी दे रहे हो। आंसर नहीं, एक चीज में मुझे बस देखने को मिलता है कि फैमिली में, सॉरी मैम पहले आप अरे पढ़ाइए बेटा, वरना फिर क्वेश्चन को इतना रिलेट करके नहीं पूछा जाता भाई। आप पढ़ाइए मैम। प्लीज कंटिन्यू द क्लास। अरे मेरे को ना अब ये फिजिकल क्लास होती ना, मैं थप्पड़ लगाती खींच के। तुम इतना झगड़ा कर रहे हो, छोटे बच्चों की तरह। मैम मेरी अब सवाल वैलिड थी या नहीं, बस इतना बता दीजिए बाकी को। ओ भाई एप्टीट्यूड पे आ जा अब। तुमने ना इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। एप्टीट्यूड पढ़ ले अब। मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया भाई। कॉग्निशन इंटरेस्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड किसी भी काम के प्रति। अब देगा भी, इसमें भी दे रहा, कंफ्यूजन होएगा। मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड किसी भी काम के प्रति अट्रैक्शन हमारा एप्टीट्यूड है। यह क्या है हमारा हेरिडिटी से संबंधित होता है और यह लंबे समय तक चलता है। ठीक है, एप्टीट्यूड इसने क्या बताया है। अब अट्रैक्शन की बात भी हमारे इंटरेस्ट में भी आई थी कि जहां इंटरेस्ट होगा वहां हमारा अट्रैक्शन होगा। अब यही बात इसमें भी इंटर रिलेट करती है। इंटरेस्ट से अट्रैक्शन आया और अट्रैक्शन से वो हमारा क्या बना, एप्टीट्यूड बना। ठीक है, किसी काम के प्रति हम कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्या बताया हमारा एप्टीट्यूड बताया है। एप्टीट्यूड इंडिकेट्स टुवर्ड सच स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी बिहेवियर which explain how the person face the specific problem and solve them। इसने बताया है एप्टीट्यूड एक व्यक्ति का बिहेवियर के उन स्पेशल गुण को दिखाता है, वे स्पेशल हमारी पर्सनैलिटी के वे स्पेशल क्वालिटी दिखाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी समस्या को किस प्रकार हल करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या दिखाता है, एप्टीट्यूड दिखाता है। ठीक है, कि किसी समस्या को हम किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद इसने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आपको क्या दी है, डेफिनेशन दी है। एक फ्रीमैन ने दी है आपकी बिंगम के अकॉर्डिंग, और ये आप में से ना जिसकी आपको इजी लगे, अच्छी लगे, वो वाली आपको करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जितने भी व्यक्ति हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, डिफरेंस होते हैं और जीवन में भी क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है भाई, ये सबका क्या होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है और सब क्या है, अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। कोई क्या है लीडरशिप में है, कोई आपका म्यूजिक में है, कोई आपका आर्ट में है, कोई कृषि के काम में लगा हुआ है, कोई टीचिंग के काम में लगा हुआ है। तो सबका क्या है, ये अलग अलग है। सबका क्या है, एप्टीट्यूड, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। जो कार्य में किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त, जो हमारा एप्टीट्यूड है ना, वो हमारा क्या है, कुशलताओं को, नई नई कुशलता को सीखने में मदद करता है हमारी, और किसी भी क्षेत्र में हमें सक्सेस दिलाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे लाइफ में जितने भी क्षेत्र है उसमें कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो एक ही प्रकार की सिचुएशन में रहते हुए अपने विशिष्ट ज्ञान की एफिशिएंसी की प्राप्ति से दूसरों को मात दे जाते हैं। यानी कि कई हमारी लाइफ में ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिन्होंने जीवन में एक जैसी सिचुएशन को झेला है, और कुछ व्यक्ति क्या है, उन सिचुएशन को पार करके निकल जाते हैं, और कुछ व्यक्ति उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें
उन्हें विशिष्ट व्यवसाय और क्रियाओं की सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यहाँ पर हमारा जो एप्टीट्यूड है, इज ए सच प्रेजेंट सिचुएशन विच इंडिकेट टुवर्ड द फ्यूचर एफिशिएंसीज, यानी कि हमारा एप्टीट्यूड वह वर्तमान दिशा है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करता है। ये किसने बोला? टेक्सलर ने बोला। ठीक है, तो अगर हम सीधी सी बात करें तो एप्टीट्यूड क्या है? किसी काम के प्रति हमारे अट्रैक्शन को दिखाता है कि हम अपनी किस फैशन क्वालिटीज का यूज करके जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकले। ठीक है, ये हमारा एप्टीट्यूड दिखाता है। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, क्या क्या विशेषताएं हैं? जो एप्टीट्यूड है वो हमारा फ्यूचर की ओर संकेत करता है। ये किसी भी काम को करने की जो पोटेंशियल हमारी क्वालिटीज होती है उनको दिखाता है। एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह क्या है? हमारा अमूर्त होता है। ये एक विशेष आयु स्तर में से पहले निर्मित नहीं होता, यानी कि जो हमारा एज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या बताया गया है, यानी कि एक विशेष जो एज लेवल है उससे पहले निर्मित नहीं होगा। जिस एज में है उसी के अकॉर्डिंग हमारा एप्टीट्यूड आ रहा है। एप्टीट्यूड पर एजुकेशन, ट्रेनिंग और जो हमारी सिचुएशन है उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये इसने बताई है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर एप्टीट्यूड के टाइप बताए हैं इसने, 5 टाइप बताए हैं आपके एप्टीट्यूड के। इमोशनल एप्टीट्यूड, आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड, आपका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, वोकेशनल एप्टीट्यूड एंड एजुकेशनल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इमोशनल एप्टीट्यूड। इमोशनल एप्टीट्यूड क्या है? इमोशनल एप्टीट्यूड का संबंध बालक की क्षमताओं और योग्यताओं से है कि बालक में वर्तमान में उसके अंदर अभिरुचि विद्यमान है या नहीं। जैसे क्या है, बच्चे की स्पर्श शक्ति, घ्राण शक्ति, सुनने की शक्ति आदि से संबंध किस प्रकार की योग्यता है, जिसके आधार पर इन पावर्स को काम में लाकर किए जाने वाले कार्यों में उस बालक के सफल होने की भविष्यवाणी की जाती है। इमोशनल एप्टीट्यूड में क्या बताया गया है कि एक बच्चे के अंदर किसी काम को करने की कितनी एफिशिएंसी है या नहीं है, वो क्या है, किसी चीज को क्या है अच्छे से सुन सकता है या नहीं है, कितनी देर तक वह चुपचाप सुन सकता है, किसी चीज को छू के भी कुछ चीजें सीख रहा है। ठीक है, ये चीजें क्या बताई गई, इस प्रकार की योग्यता जिसके आधार पर बच्चा क्या है काम करता है और फिर फ्यूचर में क्या है उसकी सक्सेस होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। इमोशनल एटीट्यूड का देखकर कि बच्चे के किसी काम के प्रति कैसे इमोशन है, अच्छे इमोशन है कि भाई हाँ वो फ्यूचर में क्या है सफल हो सकता है। आगे है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड का संबंध यांत्रिक कार्यों से होता है कि बालक की रुचि मशीनों की मरम्मत या मशीनी कार्य में होती है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड में क्या बता दिया कि बच्चे का हमें एप्टीट्यूड की बच्चे का अट्रैक्शन क्या है, मशीनों की तरफ है। कई बार हम बोल देते हैं ना ये बच्चा तो वो बनेगा भाई, ये तो पूरा दिन क्या है इनको टॉयज को तोड़ता फोड़ता रहता है, पेचकस उठाए रखता है, तो ये क्या है भाई ये हो सकता है कि ये मैकेनिकल ट्रेड में जाएगा। ठीक है, हम ऐसा कई बार बोल देते हैं। तो ये क्या है, बालक की रुचि मशीनों के प्रति और मशीनी कार्य से होती है मैकेनिकल एप्टीट्यूड में। और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में क्या है, इसमें बच्चे की रुचि क्या है, आर्ट की तरफ होता है। आर्ट की तरफ यानी कि बच्चा क्या है कोई आर्टिस्ट भी बन सकता है, संगीत भी क्या होती है, कला होती है, फोटोग्राफी, पोयम लिखना, ठीक है, आपकी डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें, और कोई भी क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है आपका वोकेशनल एप्टीट्यूड। वोकेशनल एप्टीट्यूड में क्या है भाई, इस वर्ग में बालक की अभिरुचि व्यवसाय से संबंधित होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है कि बालक की जिस बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वह उसी वर्ग में कार्य करता है। जैसे इसने बोला है क्लैरिकल, आपका लॉ हो गया, या फिर आपका पायलट, ठीक है, विमान चलाना आदि। ये क्या है आपके वोकेशनल एप्टीट्यूड। यानी कि कई बच्चों का स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही सपना होता है कि मुझे पायलट बनना है, या मुझे क्या है एक अच्छा वकील बनना है, या मुझे क्लरिकल लाइफ में जाना है। ठीक है, आगे आता था एजुकेशनल एप्टीट्यूड। शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट संबंधी क्षेत्रों में बालक की का इंटरेस्ट जो होता है वह शैक्षणिक अभिरुचि कहलाती है। जैसे बच्चे का मेडिकल में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में आदि क्षेत्र में रुचि। यानी कि यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट दोनों को मिक्स किया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट के कारण ही हमारा क्या होता है, एप्टीट्यूड भी आता है, आकर्षण होता है उस चीज के प्रति।
ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, जिसमें हमने इमोशनल पढ़ा। इमोशनल में हमने क्या है कि बच्चा से इमोशंस का ध्यान, हमें बच्चे के इमोशंस को देखना है कि बच्चा हमें अच्छे से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छे से सुन रहा है नहीं सुन रहा, हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। मैकेनिकल में ये देखा जाता है कि बच्चे की रुचि मशीनों के प्रति ज्यादा है, ठीक है। आर्टिस्ट में बच्चे की कला की तरफ ज्यादा है, यानी कि बच्चा आर्टिस्ट बन रहा है, डांसिंग में उसकी ज्यादा है, या फिर फोटोग्राफी में, पोएम में, ये सारी चीजें आती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या आ गई, वोकेशनल एप्टीट्यूड में क्या आ गई कि बच्चे की स्टार्टिंग से ही अट्रैक्शन किसकी तरफ है कि भाई मुझे तो क्या है पायलट बनना है, मुझे तो टीचर बनना है, या मुझे तो क्या है लॉ करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें। और एजुकेशनल एप्टीट्यूड में क्या बताया गया है, शिक्षा के प्रति बच्चे की रुचि को दिखाता है कि बच्चा का क्या है किस फील्ड की तरफ। अब देखो कोई बच्चा क्या है साइंस लेना चाहता है, कोई बच्चा आपकी कॉमर्स लेना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो ये आपके एजुकेशनल एप्टीट्यूड। आगे आती है इसकी इंपोर्टेंस या मेरिट, इसके लाभ। इंपोर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड, ये क्या है, मनुष्य को ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाती है। आपका एप्टीट्यूड आपकी जो एक्स्ट्रा जो आपकी पावर उसको बचाता है, ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाता है। इसका मतलब आप अपनी ऊर्जा वहीं पर लगा रहे हो जहां पर आपका आकर्षण है या जहां पर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप फालतू के कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो। इससे क्या होती है, एक जब हम अपनी इंटरेस्ट का काम करते हैं ना तो हमें संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन वाली भावना भी यहाँ पर होती है। क्रिएटिविटी के आधार पर कार्य करता है बच्चा, क्या है क्रिएटिविटी के आधार पर कार्य करता है बच्चा, क्या है मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्ति में सहायक होता है। हमारा जो क्या है हमारा इंटरेस्ट है या हमारा जो एप्टीट्यूड है वो हमें क्या है एक बेटर क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है, गाइडलाइंस करता है हमें। ये क्या है हमारे जितने भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में सहायक होता है। एक इंसान की जितनी भी क्षमताएं हैं उनके पूर्ण विकास में क्या होता है, ये सहायक होता है। बालक की शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों को चुनने में बच्चा क्या है किस फील्ड में जाना चाहता है उसका सिलेक्शन करने में भी सहायता करता है। एप्टीट्यूड बच्चे को क्या है अनुशासन में बनाए रखता है, ठीक है। जो बच्चा आप देखो जिसको पहले ही क्लियर अपना गोल है मुझे वो करना है, तो भाई वो क्लास में शरारत नहीं करेगा, जब भी उसको टाइम मिले वो अपने ही काम में लगा रहता है, ठीक है। ऐसा मैंने भी नोटिस किया है अपनी क्लास में, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत शरारत करते हैं, ठीक है। ये मैं बात बता रही हूँ 11th क्लास की। 2 बच्चे ऐसे निकम्मे हैं पूरा दिन मैम ये कर ले वो कर ले, ठीक है, ऐसे करते हैं। और एक बच्चा ऐसा है जिसको पहले से ही क्लियर है मुझे तो ना सीए बनना है, और वो लड़की ऐसी थी कि पूरा दिन पढ़ती ही रहती थी। तो जो ये हमारा एप्टीट्यूड है या हमारा इंटरेस्ट है वो हमें क्या है एक अनुशासन में बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अभिरुचि, मनुष्य के समय को व्यर्थ होने से बचाती है, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है यानी कि जो हमारा एप्टीट्यूड है वो हमारे जो हम टाइम ऑफ वेस्ट करते हैं ना, वेस्टेज टाइम को हमारा बचाती है। क्योंकि हमें पता है हमें इस फील्ड में जाना, हमें यही काम करना है, तो मैं क्यों फालतू में काम करूं। और मुझे पता है कॉलेज में मेरा ये काम है मुझे ये करना है, ठीक है, तो भाई मैं कहीं इधर उधर बातें नहीं करूंगी, मुझे करना, मुझे खत्म करना तो करना है भाई। अब है मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, इसका किस प्रकार हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हम ग्रोथ के लिए क्या करते थे मेजरमेंट कर सकते थे, ग्रोथ को मेजरमेंट कर सकते थे, तो ऐसे ही हम क्या है एप्टीट्यूड को भी क्या कर सकते हैं कुछ टेस्ट के द्वारा इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए क्या है विभिन्न प्रकृति के अनुसार वर्गों में इसमें क्या है अलग अलग टेस्ट बताए हैं इन्होंने। एक तो बताया है मैकेनिकल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, दूसरा आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, थर्ड है आपका म्यूजिकल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें ये अलग अलग क्या बताए हैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट बताए हैं जिससे आप इनको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें है आपका मिनेसोटा मैकेनिकल संग्रह परीक्षा, मिनेसोटा प्लेस रिलेटेड टेस्ट, मिनेसोटा आपका जो भी पेपर फॉर्म टेस्ट, LJO रेडार के मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये इसमें अलग अलग टेस्ट बताएंगे, 1 मिनट। सबसे पहले आता है आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में इसने ये बताया कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड में वो भी कई भागों से बना है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए फ्रीमैन ने लिखा है कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड एक अकेली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि क्या है यह हमारी योग्यता, हमारी यांत्रिक योग्यता, गत्यात्मक स्थान संबंधी मैकेनिकल बातों के संबंध में सूचना एकत्रित करने की योग्यता है।
मिनट, द कैपेसिटी डिजाइन मैकेनिकल एप्टीट्यूड, इसने बोला है द कैपेसिटी डिजाइन बाय द टर्म मैकेनिकल एप्टीट्यूड इज नॉट ए सिंगल, एक सिंगल टर्म नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर कैपेबिलिटी। क्या क्या है ये हमारी सेंसरी और मोटर कैपेबिलिटी, प्लस में परसेप्शन और स्पेशल रिलेशन, द कैपेसिटी ऑफ द एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिकल मैटर एंड द कैपेसिटी टू कंपेयर मैकेनिकल रिलेशनशिप। यानी कि क्या है, ये हमारी क्या है, एक सिंगल टर्म नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है हमारी सेंसरी, हम अपनी सेंस क्या होती है, हमारे सेंसरी ऑर्गन जो आंख नाक कान इनका भी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारी मोटर कैपेसिटीज, मोटर कैपेसिटी यानी कि काम करने की जो हमारी क्षमता है वो भी इसमें लगी हुई है, स्पेशल और परसेप्शंस, हमारा देखने का नजरिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। और जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज हमने एक्वायर की है मैकेनिकल मैटर से रिलेटेड, वो सारी चीजों का एक रिलेशनशिप है ये हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या बताया गया है, these mechanical aptitude tests try to test the above mentioned quality and capabilities of an individual in order to know his mechanical aptitude। इसने ये बताया गया है इस टेस्ट के जरिए above mentioned quality, जो ऊपर जो हमने क्वालिटीज दी हैं और जो कैपेबिलिटीज दी हैं उनको देखना है कि वो एक इंडिविजुअल में किस तरीके की है, ठीक है। अब इसने टेस्ट बताए, मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, मिनेसोटा स्पेटाइल रिलेशन टेस्ट, द रिवाइज्ड मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड, और है आपका स्टेनोग्रास्ट मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, LJO राउटे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, बिनेट टेस्ट ऑफ मैकेनिकल कंपैरिजन एंड SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इन्होंने क्या है, ये अलग अलग टेस्टों के इसमें नाम लिखे, ठीक है। अब इनसे क्या है, हमें अब इन टेस्टों से हमें क्या क्या पता लगता है, इस टेस्ट से हमें ये पता लगा कि किसी मशीनी रचना के भागों को जोड़ने के लिए या फिर उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, ये पता लगा। औजारों को किस प्रकार से हमें संबंधी मूल बातों के संबंध में पता लगा। भाई मैकेनिकल है तो सारी चीजें, अब हमें क्या मैकेनिकल जितने टूल्स हैं हमें तो नहीं पता उनके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें तो जो डेली मान लीजिए हमारे घर में जो टूल्स यूज होते हैं जैसे प्लास, पेचकस, ठीक है, टेस्टर वगैरह, इन 2-4 टूल्स का हमें पता होता है, बाकी टूल्स का तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसमें इन टूल्स के बारे में भी पर्सन पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें। ज्योमेट्री से संबंधित समस्याओं को हल करने की योग्यता का टेस्ट इसके अंदर किया जाता है। हमारा फिजिकल और मैकेनिकल सूझबूझ से संबंधित क्वेश्चन भी इस टेस्ट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में क्या होती है, ये क्लैरिकल से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, देखो मैकेनिकल है तो भाई मशीनों से रिलेटेड सारी चीजें आ गई हमारी। क्लैरिकल में क्या है, क्लैरिकल से रिलेटेड सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें क्या है, हमारा स्किल ऑफ आइडेंटिफिकेशन इसमें यूज होता है हमारा। दूसरा हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मोटर एबिलिटी, ये सारी चीजें देखी जाती है हमारी इसमें। परसेप्चुअल में क्या बताया गया है, एबिलिटी टू परसीव वर्ड एंड नंबर विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये योग्यता देखना कि हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं, वो हमारी स्पीड कैसी है और बिल्कुल शुद्ध लिख रहे हैं, एक्यूरेसी कैसी है, ठीक है। क्लैरिकल, आप किसी भी क्लैरिकल पोस्ट के लिए जाते हो तो आपका एक टेस्ट होता है, आपका स्पीड का टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर। उसमें आपको ये देखा जाता है कि आप वर्ड की आपकी स्पीड क्या है, आप एक्यूरेसी से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका परसेप्चुअल एबिलिटी में है। उसके बाद आता है आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सिंबल्स की, आपकी वर्डों को यूज करने की और सिंबल्स को यूज करने की योग्यता कैसी है। उसके बाद आपकी मोटर एबिलिटी, एबिलिटी टू यूज वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स एंड टूल लाइक टाइपराइटर, डुप्लीकेटर्स, साइक्लोस्टल मशीन है आपकी, पंचिंग मशीन, यानी कि मोटर एबिलिटी, ये सारी चीजें आपके किस प्रकार आप उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि आप क्या है, टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, साइकोस्टाइल मशीन, पंचिंग मशीन आदि के प्रयोग करने की योग्यता आपकी कैसे है। अब इसमें भी इसने कुछ टेस्टों के बारे में बताया है। एक तो बताया इसने डेट्रायट क्लैरिकल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। दूसरा बताया है इसने मिनेसोटा vocational test for clerical worker, the clarity ability test prepared by the Department of Psychology, University of Mysore। आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी और ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस पटना, टेस्ट ऑफ क्लैरिकल एप्टीट्यूड प्रिपेयर्ड बाय द पारसे पंचायत गाइडेंस ब्यूरो 209 फोनबे रोड बॉम्बे। देखो भाई, ये इतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच्ची बात बोलो तो ये मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपको एक भी याद नहीं रहेगा इनमें से, ठीक है।
तो अब जब भी आप लिखो तो एक दो मेन मेन याद कर जाना, ठीक है। इतने सारे नाम ना तो याद रहेंगे आपको, एक दो जो मेन लगे आपको उसका एग्जाम्पल दे आना। उसके बाद आता आपका म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट क्या दिखाता है? म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है डिराइव द डिस्कवरी म्यूजिकल टैलेंट, जो हमारे म्यूजिकल टैलेंट को दिखाता है, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट डिस्क्राइब, इसमें ये बताया गया म्यूजिकल टेस्ट में क्या क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस, आपकी आवाज कैसी है यानी कि स्वर की तीव्रता का भेद करना, स्वर में भारीपन में भेद करना, टाइम इंटरवल देना कि कितना आप बोलते वक्त गाते वक्त कितना टाइम इंटरवल ले रहे हो आप, टाइमर या लय के साथ गा रहे हो, रिदम के साथ यानी कि लय के साथ गा रहे हो, आपकी टोनल मेमोरी यानी कि स्वरात्मक स्मृति कैसी है, ठीक है। ये चीजें इसमें आपकी देखी जाती है। इसमें है, इस टेस्ट में फोनोग्राफ रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई है, यानी कि इस बैठक की ये पंक्तियां फोनोग्राफ रिकॉर्ड पर प्रस्तुत को सुनता है और भेद करने का प्रयत्न करता है, यानी कि एक जो मशीन यूज की है ना उसको फोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। उस फोनोग्राफ में हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड होती है और फिर उसमें हम अलग अलग की क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इसने सही लय में गाया है, सही टाइप के अकॉर्डिंग गाया है, ये सारी चीजें। ये अब ये देखेंगे, आप दो ध्वनियों को सुनेंगे तो ध्वनि की तीव्रता की दृष्टि से भिन्न होगी। अब देखो, आप दो लोगों ने अलग गाना, एक ही गाना दो लोगों ने गाया है तो उन दोनों की में भी क्या होगा भाई, जो उनकी तीव्रता है उनके दृष्टिकोण में भी भिन्न भिन्न होगा। दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि अपेक्षा तीव्र या कम हो सकती है। हाँ भाई, दो लोग एक जैसा गाना गा रहे हैं तो हो सकता है कि एक की आवाज तेज हो, एक की कम हो सकती है। अधिक है तो एच लिखिए, कम है तो एल लिखिए, जिसकी वॉल्यूम तेज है उसको हाई लिखेंगे, जिसकी कम है उसको लो लिखेंगे। तो इस प्रकार क्या है हमारा म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद इसने बताया है आपका एजुकेशनल एंड वोकेशनल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। एजुकेशनल एंड वोकेशनल, ये आपका इसमें इंग्लिश मीडियम में ग्राफिक आर्ट वाला भी दिया गया है। ग्राफिक आर्ट में बताया गया है दीज टेस्ट आर डिवाइस टू डिस्कवर द टैलेंट ऑफ ग्राफिक आर्ट। ग्राफिक आर्ट को इसमें मेरियर आर्ट जजमेंट टेस्ट एंड होर्ने आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंटरीज इसने लिया गया है। इसमें 100 पेयर ऑफ रिप्रेजेंटेबल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट को लिया गया है, ठीक है। ग्राफिक में क्या है, हम ग्राफिकल आर्ट को देखते हैं, जिसमें इसने दो टेस्ट का नाम लिया, और जो मेरे आर्ट जजमेंट टेस्ट है इसमें 100 पेयर ऑफ रिप्रेजेंट पिक्चर ब्लैक और व्हाइट कार्ड लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ इसमें किया गया है। उसके बाद है आपका एजुकेशनल वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या है, वोकेशनल और जितने भी बिजनेस के कोर्स है जैसे इंजीनियरिंग, आपकी लॉ, आपकी मेडिकल, आपकी मैनेजमेंट और आपकी एजुकेशन आदि के लिए उचित विद्यार्थी के चुनाव हेतु आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का निर्माण किया जाता है। इसमें है आपका DL स्टैंड फॉर साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड NIE दिल्ली, मोस्ट कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। फर्गसन तथा आपका और स्टार्टर्ड लो एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, आपका उसके बाद था टेली लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। बेटा देखिए, इतने तो याद होंगे नहीं, सच्ची बात है, एक भी याद नहीं माइंड में से। ये बस आपको टेस्ट के नाम लिख के आने अपने पेपर में, इतनी रामायण मत लिख के आना जितने डिटेल इन्होंने दे रखी है। इतने साल हो गए प्रोफेसर को पढ़ाते, उनको भी याद नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। तो इसको ना सिर्फ आप ऐसा करना जो कि हम एप्टीट्यूड को मेजर भी कर सकते हैं, और इनके नाम बता देना कि ये हम टेस्ट करवा सकते हैं। 2-4 अगर टेस्ट याद रह जाए तो इनको लिखाना, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। इंपोर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन और डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, इसी क्वेश्चन ने थका दिया मुझे तो। एप्टीट्यूड परीक्षाओं का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, दिशा निर्देश से सेवा की रीढ़ की हड्डी होती हुई पढ़ लियो, ठीक है। उसके बाद हमारा पर्सनैलिटी वैल्यूज। पर्सनैलिटी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, पर्सनैलिटी में से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आपका आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का भाई पढ़ के आना, मेरे पे कृपा करना इतनी। और जो पर्सनैलिटी है ना वो मैं पढ़ाऊंगी खुद, क्योंकि पर्सनैलिटी आपका इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन भी बनेगा। और पर्सनैलिटी में से आपके जो एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, बिहारटेट जो भी दोगे उसमें भी क्वेश्चन आएगा आपका पर्सनैलिटी में से,
ठीक है। तो पर्सनैलिटी मैं पढ़ाऊंगी, क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ और एलोबरेट करके आप इसको खुद पढ़ लेना। क्रिएटिविटी क्या होती है भाई, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रतिभाओं से संपन्न होता है। हमारी बिल्कुल बात सही है, सबके पास क्या है, अलग अलग प्रतिभा है, कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है। different psychologists the term creativity has been understood different by, और सबने क्या इसका अलग अलग वो दिया है, ठीक है। क्रिएटिविटी चिंतन का अगर हम सीधी सी बात देखें तो हमारा क्रिएटिविटी आपका चिंतन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी या निष्कर्ष, नवीन मौलिक अन्वेषणाएं, साधारण, देखो साफ सीधी बात है भाई, किसी भी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही आपकी क्रिएटिविटी है। कोई नई चीज भाई आपने बना दी, वो ही आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। आपने जो भी नई चीज बनाई है ना, वही क्या है, आपकी क्रिएटिविटी है। अगर सिंपल सा मीनिंग देखें तो हम ये होता है। तो जो भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है उसके विकास में हमारी एजुकेशन और इन्वायरमेंट का बहुत महत्व होता है। इसमें माता पिता, समाज, शिक्षक अपनी भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में लिंकन, न्यूटन, शेक्सपियर, रसल आदि के नाम है जो सृजनात्मक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने अपने, इन्होंने क्या कुछ व्यक्तियों के भी नाम लिए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, न्यूटन, शेक्सपियर, रसल, इन्होंने क्या है, क्रिएटिव काम किए। क्या है, क्रिएटिव व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग क्रिएटिविटी के बारे में बताया है। कल्चर ग्रीक वर्ड है जिसमें आपका मेन क्या है भाई, जनरली देखा जाए तो क्रिएटिविटी क्या है, किसी भी वस्तु या का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही हमारा क्रिएटिविटी है। छोटे से वर्ड में यही याद कर लेना, बाकी तो सबने क्या है अलग अलग दे रखे। किसी ने बोल रखा है कि क्रिएटिविटी क्या है, कि ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी नवीन, किसी भी नई चीज का आविष्कार करते हैं और किसी समस्या के समाधान में सहयोगी होती है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई, देखो भाई क्रिएटिविटी तो तभी आती है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो। हम क्रिएटिव तभी ज्यादा बनते हैं जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आना हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, किसी ने बताई है कि किसी नवीन उत्पत्ति, किसी समस्या के समाधान में भी सहयोगी होनी चाहिए, और जो हमने क्रिएटिविटी की है ना वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। क्रिएटिविटी क्या होती है भाई, यूनिवर्सल होती है, प्रत्येक व्यक्ति में क्रिएटिविटी होती है भाई। किसी ने, हर एक व्यक्ति में क्रिएटिविटी होती है, हर एक व्यक्ति क्या है, नया नया कंसेप्ट बना सकता है, ठीक है। क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि हमने एक नई बुक लिखती वही क्रिएटिविटी, नहीं भाई। हम कोई भी, मान लीजिए अब घर में ही कोई आपने आप मान लो खाना बनाते हो, खाने में ही आपने कोई नई चीज इन्वेंट कर ली, वो भी क्रिएटिविटी है भाई, ठीक है। अब क्या है, क्रिएटिविटी को ट्रेनिंग या शिक्षा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्रिएटिविटी चिंतन, बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है, इसमें अनगिनत विकल्प हो, यानी कि कोई, अभी बोला ना मैंने, एक चीज से रिलेटेड क्रिएटिविटी नहीं होती। आप मान लीजिए सूट सिल रहे हो खुद, और उसी में मान लीजिए आपसे कुछ गलत कटिंग हो जाए, उसी गलत कटिंग को फैशन का नाम दे दो, आपने उसी में कुछ इन्वेंट कर दिया, वही भी आपकी क्रिएटिविटी है भाई, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का क्या है, आपकी यूनिवर्सल है ये, ठीक है। आपकी बहुत व्यापक होती है, दैनिक क्रियाओं में भी हमारी क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी द्वारा नई वस्तु का उत्पादन किया जाता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नहीं हो। हाँ जी, ये भी बोला है कि क्रिएटिविटी में नई वस्तु का उत्पादन, लेकिन जरूरी नहीं वो पूर्ण रूप से। भाई आप किसी, आप वेस्ट मटेरियल से कोई नई अच्छी चीज बना दो, वो भी क्रिएटिविटी है, ठीक है। क्रिएटिविटी के वस्तु को पुनरावर्तित नहीं होनी चाहिए, जब पहले से ज्ञान हो। लेकिन क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप किसी और ने क्या उसकी कॉपी कर ली, नहीं। क्रिएटिविटी हमारे दिमाग से आती है कि मान लीजिए कोई चीज आपके पास वेस्ट पड़ी है, उससे आपने कोई यूजफुल चीज बना दी, वो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। अब क्रिएटिविटी कैसे विकसित होएगी, तो सबसे पहले तो क्या है आपकी प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, ये तो होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एनकरेज और एक्सप्रेस रोल ऑफ टीचर, बच्चे में क्या है क्रिएटिविटी उत्पन्न कैसे करे। एक तो बच्चे को क्या है, बोलने की स्वतंत्रता दें, आप अपने बच्चे को बोलने की स्वतंत्रता देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो बच्चा अच्छा क्रिएटिव बन सकता है। दूसरा, एनकरेज टू एक्सप्रेस, बच्चे को क्या है, आप एनकरेज करो, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, चाहे उसने बेशक से गलत किया हो, एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो उस चीज को बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एनकरेज ओरिजिनलिटी, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उनको क्या है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी देनी है हम बच्चे को, ठीक है।
आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। एनकरेज ओरिजिनलिटी, जो उसने ओरिजिनल जो चीज की उसको एनकरेज करना है, बढ़ावा करना है, ठीक है। क्रिएटिव लर्निंग बाय क्रिएटिव टीचिंग, आपकी क्या क्रिएटिव लर्निंग, आप क्रिएटिव सीख कैसे सकते हैं जब आपकी टीचिंग क्रिएटिव होगी। यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक, आप नई नई टेक्निक सीख के क्रिएटिव बन सकते हो। रिवॉर्डिंग क्रिएटिव अचीवमेंट, आपने अगर कोई अच्छी क्रिएटिविटी की है तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा और एनकरेज हो काम करने के लिए। यूटिलाइजिंग क्रिएटिव रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द curriculum, encourage creativity in many media, freedom to respond, opportunity to eco-involvement, development, healthy habits among children, reforms in the evaluation system, use of special technique for uh, fostering activities, brainstorming, use of टीचिंग मॉडल, यूज ऑफ गेमिंग टेक्निक, प्रोवाइडिंग सेल्फ एग्जांपल एंड आइडियाज, ठीक है। ये आपको जो पॉइंट मैंने छोड़ दिए आपको खुद पढ़ के आने हैं। ये बता देती हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका बीच में, ब्रेन व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपका 4 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जो हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं उस आइडियाज को हम एक्सप्लोर करते हैं ना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, ठीक है। विदाउट जजमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए स्ट्रेटजी और टेक्निक टू अलाउिंग ए ग्रुप और एक्सप्लोर आइडिया विदाउट जजमेंट और सेंसर। इट एक्चुअल प्रैक्टिस आर चिल्ड्रन मे बी एक्सप्ट टू सिट इन ए ग्रुप टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड अटैकिंग इट विदाउट एनी इनहैबिटेशन फ्रॉम सो मेनी एंगल्स इन विच, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की सिंपल सा मीनिंग ये है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा क्या है, किसी समूह विशेष में बिना किसी रोक टोक के, आलोचना के और बिना किसी इवेल्युएशन के और बिना किसी की परवाह के हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, वे हमारा क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के हैं। इसमें क्या है, हम हल या समाधान नहीं, इसमें मान लीजिए हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो बिना हम किसी की बोलते ना भाई मैं लाभ नहीं मानता, मैं तो जो करना है वो करना है, ठीक है, तो बिना किसी के रोका टोके के हम उस चीज का, समस्या का समाधान करने की सोचते हैं, ठीक है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो ये हमारा क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, हमारे दिमाग में जो, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का 2 नंबर में आ जाता है पॉइंट, ठीक है। तो इसको बेटा कल आपको क्रिएटिविटी पूरा कंप्लीट करके पढ़ना है, कॉग्निटिव भी पढ़ना है, इंटरेस्ट भी पढ़ना है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, पर्सनैलिटी में कंप्लीट करवाऊंगी। वैल्यू का टॉपिक देख लेती हूँ मैं कितना सा है। पर्सनैलिटी के अंदर तो थ्योरी भी आएंगी आपकी, सोच रही थी मैं हो जाए लेकिन होएगा नहीं, काफी लंबा है पर्सनैलिटी का टॉपिक। और वैल्यू बीच में ना मैं इसको स्किप कर लेना आप, और वैल्यू वाला टॉपिक पढ़ना, नहीं आएगा तो मेरे को तो कराना ही है, ठीक है। वैल्यूज क्या है, डिसेबिलिटीज, ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बता दीजिए, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पर्सनैलिटी का पूरा लंबा टॉपिक है, ये मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी भी आएंगी आपकी पर्सनैलिटी की। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं प्रॉब्लम हो तो मैं फिर क्लास लीव करके जाती हूँ। हाँ जी बेटा, कंक्लूजन आप लिख सकते हो, और ये तो बहुत अच्छी बात है, कंक्लूजन तो आपको मार्क्स दिलाएगा। हर एक क्वेश्चन के लास्ट में लिख दो आप कंक्लूजन की 2 लाइनें। मैम एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आते हैं? एप्टीट्यूड नहीं, इसमें से मेन बनेगा ना, इसमें तो पर्सनैलिटी बनेगा। हाँ, छोटा हिस्सा पूछ सकता है, 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। अच्छा, और क्रिएटिविटी से भी आएंगे? नहीं, इनमें से बेटा जो क्वेश्चन बनेगा वो पर्सनैलिटी में से बनेगा। ठीक है मैम। हाँ, बाकी ये कि आपको नॉलेज हर एक टॉपिक की होनी चाहिए, ताकि पूछ ले तो आप कर सको, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पर्सनैलिटी है, जो आपका इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी। ओके मैम। उसकी पेपर कब होंगे? क्या बेटा? पेपर कब होंगे इसके? पेपर आपके मेरे ख्याल में जुलाई में होंगे, जून जुलाई में। ओके मैम, ओके। तो मैम फर्स्ट यूनिट मैम असाइनमेंट में वही करने मैम फर्स्ट यूनिट से वो तीनों का थ्योरी पढ़ लेना बस। हाँ देखो,
तीनों थ्योरी में से तीनों थ्योरी पक्का कर लो, एक थ्योरी पक्का आनी है। और बाकी देखो मेरा तो कहने का ये भाई अपना सिलेबस ना चाहे आप याद मत करो, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर है अपना सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है? क्योंकि कोई चीज आपको पढ़नी होती है ना, एक बार भी पढ़ी होती है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन आपने कहीं पर सुना भी नहीं, बिल्कुल पढ़ा भी नहीं, तो उस टॉपिक के बारे में आप कुछ नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ जरूर लेना, याद ना कर पाओ तो ना सही, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना, ताकि अब आप इतने बड़े हो चुके हो, अगर आपने किसी चीज के बारे में कहीं पे भी पढ़ा ना तो उसको आप समझ के लिख सकते हो। मैम असाइनमेंट वही करने जो लास्ट ईयर थे सेम मैंने अरे भाई अभी असाइनमेंट कैसे आया? आप फर्स्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर आप सेकंड ईयर के थोड़ी ना हो। और फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट नहीं होंगे? क्या? फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट नहीं बनाने होंगे? अब बेटा सारे काम होंगे, आपके असाइनमेंट भी होंगे, आपकी प्रैक्टिकल भी होगी। एग्जाम जुलाई में होंगे? एग्जाम भाई देखो कई बार तो जुलाई में हो जाते हैं और कई बार अगस्त में चले जाते हैं, लेकिन ये कि सेकंड ईयर के पहले होते हैं, सेकंड ईयर के होने के बाद फर्स्ट ईयर के होते हैं। ओके मैम। तो आपका ये लगा लो कि मेरे ख्याल में जुलाई में आपके एग्जाम हो जाएंगे। मैम एक मॉडल आंसर आप भेज सकते हैं क्या हम लोगों को, वो 16 पेज वाली? मैम जुलाई एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में। बेटा वो तो नाम के ऊपर है, वो कभी स्टार्टिंग में कर देते हैं, कभी मिड में कर देते हैं, वो तो पहले आ जाती है आपकी 10-15 दिन पहले आपकी डेट शीट आ जाती है। चलो तो मिलते हैं अब कल क्लास में, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा बाय। ओके मैम बाय। बाय 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 मैम। बाय बेटी।